वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। कौन सा नाउन करेंगे? कलेक्टिव। कलेक्टिव माने क्या बेटा? कलेक्टिव बोलने से ही हमको कुछ तो किसका तो समूह है ऐसे हमको पता चल रहा है। तो हिंदी में हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समूह। तो नाउन पहले क्या है बेटा? हम सीख चुके हैं। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी जो भी नेम प्लेस एनिमल थिंग, हमने गेम भी खेला था, याद है आपको? तो ये जो भी नाउन होता है उनका जब समूह होता है, उनका क्या होता है? समूह होता है। तो ठीक है, समूह होता है तो क्या है? तो बेटा समूह होने के बावजूद भी उन्हें एक करके माना जाता है, यानी सिंगुलर यूनिट करके माना जाता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैम समूह माने अनेक होते हैं, अनेक यानी बहुवचन होता है, तो मैम कैसे एक वचन हुआ मैम? ऐसे आपके माइंड में डाउट होता होगा, है ना बेटा? तो वो ही हम देखने आ रहे हैं कि यानी कि समूह होने के बावजूद भी कैसे वो यानी कि एक कहला जाता है, यानी सिंगल यूनिट है करके। राइट? सो डिड यू गेट इट? सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन फॉर। तो डेफिनेशन जाए या पहले हम समझेंगे ना बेटा? तो हाँ, मान लीजिए आपके पास ये एक स्टिक है। क्या है? एक स्टिक है। तो हम उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? स्टिक लिखेंगे, लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे हम? स्टिक ऐसे लिखेंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे? स्टिक। अभी आपके पास दो तीन स्टिक्स है यहाँ पर, तो आप उनको क्या लिखोगे? बहुत ऐसे स्टिक है तो उनको क्या लिखोगे? आप स्टिक्स करके लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टिक्स। एस ऐड करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। एक तो उसको सिंगुलर कहते हैं इंग्लिश में, और बहुवचन को, एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, जो ये है सिंगुलर, और इसको कहते हैं हम प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर अनेक है। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, इन सबको मैं एक रस्सी से बांध लेती हूँ। मैं बांध देती हूँ। अगर मैंने बांध दिया तो कितने बंडल बन गए बेटा? कितना बंडल हुआ वहां पर? बहुत सारे, अनेक स्टिक्स है, मगर वहां पर केवल एक ही बंडल है। तो इधर ये जो स्टिक्स को मैंने कहा, क्या कहा? क्या कहा? बंडल कहा। बंडल ऑफ स्टिक्स कहा मैंने। तो ये जो बंडल करके कहते हैं ना बेटा, मैं टाइप कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, मैं टाइप करके बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? बंडल ऑफ स्टिक्स। और कितने बंडल हैं? एक बंडल है। तो हम क्या बोल लिखेंगे वहां पर? अ बंडल। ये लिखना भूलना नहीं है हमको। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। क्यों अ? यहाँ पर एक कह रहे हो, यहाँ पर अनेक कह रहे हो, तो बेटा अनेक होने के बावजूद भी वहां पर एक ही बंडल है। करेक्ट? तो ये ही अभी डेफिनेशन के द्वारा हम समझने वाले हैं। A collective noun is a word that refers to group of किसका? People, animals and things। यही नाउन है। People, animals, things and places, यही नाउन है। राइट? तो इसी को जब समूह ग्रुप में पाया जाता है उसे ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कितने लोग को समझ में आया है? यस, गुड मॉर्निंग जाजरा, गुड मॉर्निंग खात बांग्ला, चंदापुर, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आपका चैट मैं अभी देखी हूँ। राइट, इतना तक क्लियर है बेटा? अभी मैं अगले लाइन पे जा रही हूँ। इट इज अ सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने कहा वो एक सिंगुलर नाउन है। क्या? ये कलेक्टिव बंडल करके एक सिंगुलर नाउन है that represents multiple individuals। मगर उसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स है। उसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्टिक्स है, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन उसे सिंगुलर नाउन ही कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टिक्स होने के बावजूद भी बंडल तो एक ही है। करेक्ट? तो इसीलिए हम उसे कहते हैं, और एज अ सिंगल यूनिट, इसीलिए उसे सिंगल यूनिट में हम
हम उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर है? यस, जाजरा ने कहा क्लियर है, एक बंडल है करके कहा है। खात बंगला, यस। और दूसरे स्कूल ने भी आंसर किया है, JUPS गाल्जवरी, गाल्जवरी। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपने सबने कह दिया है क्लियर है। तो बेटा डेफिनेशन पढ़ने में लगता है कि बहुत कठिन है, मगर आप उसको एक एक को ऐसे डिकोड करके पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो रट्टा लगाना नहीं है हमको, हमको वी शुड रीड फॉर मीनिंग। कोई भी मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऑल राइट, सो कोई भी कंसेप्ट हो आप समझ के पढ़िएगा बेटा। ऑल राइट, तो नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ, आई मीन नाउन क्या है? जो भी नेमिंग वर्ड है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऐसे याद रख लीजिए। तो उनका जब ग्रुप होता है तो वो ही कलेक्टिव नाउन है, सिंपल। उसके बाद में उसे क्यों सिंगल यूनिट कहा जाता है? क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने के बावजूद भी वो सिंगुलर नाउन ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक है करके। राइट तो अभी ये क्यों सीखते हैं हम, वो भी होता है कि क्यों हम इनको सीखते हैं। राइट, तो वो भी तो हमको जानना है। तो इसको हिंदी में पहले देख लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। तो जैसे मैंने कहा एक इकाई, ये माइंड में फिट कर लीजिए कि कलेक्टिव नाउन माने एक इकाई। ओके, तो मैंने जैसे बोला हम ये क्यों सीखते हैं मैम, कि वो एक है या अनेक है, हम क्यों सीखते हैं, तो वो भी अभी आज हम अभी देखेंगे। जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, मैं क्लियर करने के लिए चित्र के द्वारा भी समझा रही हूँ। एक आइसक्रीम स्टिक है, यहाँ पर अनेक है, तो यहाँ पर एस डाला मैंने, स्टिक्स करके डाला, सही। उसके बाद में अगर बंडल बांधा जाए तो यहाँ पर एक अ का मतलब क्या है? एक, अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स, यानी बंडल, एक ही बंडल है आइसक्रीम स्टिक्स का। ठीक है ना? यस तो यहाँ पर कैन यू गिव मी अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स, अगर आपको मांगना है किसी से तो आप बोलोगे कैन यू गिव मी अ बंडल ऑफ, जैसे हमने फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश में सीखा था, कैन यू प्लीज गिव मी इरेजर, एन इरेजर, कैन यू गिव मी अ पेन, ऐसे सीखा था। तो आपको ऐसे सेंटेंस जब किससे मांगना है तो आप ऐसे कैन यू गिव मी स्टिक्स बोलने के बदले, आपको अगर बंडल चाहिए तो आप इसको ऐसे मांगोगे कैन यू गिव मी अ बंडल ऑफ स्टिक्स। राइट, तो अभी हम सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों को जब समूह में पाए जाते हैं तो उसे फ्लॉक कहते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैम हम कैसे जाने कि स्टिक्स को बंडल बोलते हैं, बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं, ऐसे करके कि इसको बंच बोलते हैं, ऐसे हम कैसे जाने मैम? तो वो तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा बेटा, कि उस इस नाउन के लिए, एक एक नाउन के लिए एक एक कलेक्टिव नाउन है। तो आपको सही तरीके से कलेक्टिव नाउन को जानना है और उनको सेंटेंस में पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर डैश फ्लाइंग, मैं इस सेंटेंस के बाद यहाँ पर लिख रही हूँ डैश फ्लाइंग, यहाँ पर फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे बोल रही हूँ, फ्लाइंग इन द स्काई। मैं टाइप करके लिखूं इन द स्काई, आप लिख लीजिए सेंटेंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई। तो आप क्या लिखोगे बेटा, वहां पर इज लिखोगे या आई एम आर लिखोगे? यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं, इज या आर, क्या लिखोगे बेटा? इसमें से क्या लिखोगे बेटा? तो बहुत लोग यहाँ पर बर्ड्स देख के यहाँ पर प्लूरल है करके यहाँ पर ये आर लिख देते हैं, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, जो कि गलत है। आपको क्या लिखना है? इज लिखना है, क्योंकि कितना झुंड कितना है? एक ही है। देखिए अ फ्लॉक ही है सिर्फ आपको बोलना है कि बर्ड्स उड़ रहे हैं आकाश में, तो आप बर्ड्स आर फ्लाइंग,
इन द स्काई बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आ गया तो सावधान हो जाना है हमको, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर यूनिट नाउन है, सिंगल यूनिट है। यस, अभी मेरे बच्चे समझ गए, वेरी गुड खात बांग्ला, सही बोला अभी आपने इस करके। तो अभी पता चला हम क्यों कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं और क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे इज लिखना है या आर लिखना है ऐसे पूछेंगे, तो आपको ज्ञात ही नहीं है कि ये कलेक्टिव नाउन है, तो आप तो सीधा इसको देख के आप बर्ड्स है करके आप लिख दोगे आर, फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए ही हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो जैसे मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, नाउन दिखने में बहुत सिंपल लगता है, मगर उसको बहुत डिटेल से शुरुआत से पढ़ोगे तो कहीं भी चूक नहीं होगी बेटा आपके इंग्लिश में। ऑल राइट, इज इट क्लियर? Shall I go to the next? Yes, my children say it's perfectly clear. यस मैम करके बताया है खात बांग्ला, और जाजरा ने क्लियर है करके बताया है, थैंक यू सो मच। तो हम जाएंगे आगे, जो हमने अभी आपको समझाया है, ये भी देखिए एक एग्जाम्पल, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर्स को बुके बोलते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस में एक जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर देखिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पर इज ही लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। आपको अभी लिखना है तो सेंटेंस लिख लीजिए, ये जो है यहाँ पर इज ही लिखेंगे। क्यों इज लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इस पर निर्भर है आपका ये जो सब्जेक्ट है, फ्लॉक ऑफ झुंड, बर्ड्स का जो झुंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे जब लिखना हो, the birds are flying in the sky, ये सही है। यहाँ पर आ रही आएगा, यहाँ पर भी बर्ड्स आ रहा है, यहाँ पर भी बर्ड्स आ रहा है, मगर बर्ड्स के आगे कौन आया? कलेक्टिव नाउन आया, इसीलिए यहाँ पर इज लिखते हैं। और यहाँ पर बर्ड्स के आगे कौन आया? कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसीलिए हम आर लिखे हैं। राइट, यस। तो अभी जाएं हम ज्यादा और भी कलेक्टिव नाउन्स देखने के लिए। तो हमने इस सेशन को 2 भागों में रखा है। आज हमको तो आप, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं तो आज हम 10 पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम 20 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू भी रखेंगे। तो हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। आज आपने डेफिनेशन समझा, क्यों पढ़ रहे हैं समझा, और थोड़े बहुत कलेक्टिव नाउन्स भी हम देखेंगे। अगली कक्षा में हम और कलेक्टिव नाउन्स को देखेंगे, तो और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना? ओके, राइट। तो इसके बाद आपको कौन सा लेसन चाहिए, आप वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताते जाइए कि मैम हमको ये वाला समझा दीजिए करके। आपको लग रहा है मुझे कुछ आपको स्पेशली क्लास देना है, तो आप मुझे जरूर बता दीजिए। तो हिंदी में भी देखिए बेटा, पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है, तो हम हिंदी में भी है कब कहते हैं बेटा? है माने इज, हिंदी जिनको आती है तो है माने इज, आई एस इज। कितने लोग को ये पता है मुझे पता नहीं है, बहुत लोग सब जगह है ही डाल देते हैं, मगर ये जो एक बिंदु काम करता है ना, यहाँ पर है, ये जो ये इसका मतलब होता है आर, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। है मतलब आर और है मतलब इस। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये वाला ही लिखा है ही लिखा है ना, क्योंकि पक्षियों पक्षियों है, पक्षी नहीं है मगर यहाँ पर क्या है? झुंड है। तो ये जो झुंड है ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए यहाँ पर है लिखा है। तो हिंदी में भी होता है बेटा, ओके, राइट। क्या लिखा है बेटा? द शेड करके चैप्टर, ओके, द शेड चैप्टर चाहिए आपको, ओके, हम पढ़ाएंगे जरूर आपको, ठीक है। तो हिंदी में भी ऐसे देखना पड़ता है, कहाँ है लिखते हैं, कहाँ है लिखते हैं। यस, तो मैंने हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया, क्लियर है ना बेटा?
यस, वेरी गुड बच्चों। आपको लिखना है तो ये सारा लिख लीजिए ताकि आपको रेफर करने में इजी होगा बेटा। आपको और तो कर लीजिए बेटा। ओके। हम अभी क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे कलेक्टिव नाउन्स को देखने के लिए। बर्ड्स इस या आर, क्या बोल रहे हैं बेटा? बर्ड्स आएगा तो आर फ्लाइंग आएगा, केवल बर्ड आएगा तो बर्ड्स आएगा तो आर लिखोगे बेटा। आपने पूछा है तो मैं यहाँ पर टाइप करके लिख रही हूँ। आप द, यहाँ पर अगले पेज में मैं टाइप करती हूँ, यहाँ पे द दिख रहा है बेटा आपको? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऐसे लिखोगे। ओके, द बर्ड्स आर फ्लाइंग करके लिखोगे। मगर द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आया तो इज लिखोगे। क्लियर है? फर्क मालूम पड़ा दोनों सेंटेंस में? यस करके बता रहे हैं। तो चलिए, कौन सा नंबर चाहिए अभी आपको? इस नंबर्स में एक एक सवाल आपके लिए छुपा है। फिर आप टाइप कीजिए नंबर 2 का क्या आंसर है या नंबर 1 का क्या आंसर है। चलिए बताइए कौन सा नंबर मैं फर्स्ट क्लिक करूं। मैं क्लिक करती हूँ पहले, मैं मुझे क्या चाहिए आपके से आंसर आने से पहले मैं क्लिक करती हूँ 7। तो मैं 7 क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जगह, मैंने बोला था आपको ग्रुप ऑफ, ये क्या है? आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं इसे। तो डैश ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये ही सही है। नंबर ए यही सही है, तो आप लिख लीजिए। तो आपको डैश ऑफ आइलैंड्स ऐसे पूछेंगे तो आपको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या लिखना है? ग्रुप। चंदापुर ने 5 नंबर मांगा है। यस, अगला हम 5 नंबर ही खोलेंगे। तो आप लोग पहला कलेक्टिव नाउन आपका नंबर 1 डाल के आइलैंड लिख के आप उसके अगेंस्ट ग्रुप लिखिए। तो जब हम एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं डैश ऑफ आइलैंड्स करके पूछेंगे तो आपको ग्रुप लिखना है। नहीं तो कभी कभी हम क्या करेंगे, आपको ऐसे भी पूछेंगे, यहाँ पर डैश पूछेंगे। क्या पूछेंगे आपसे? यहाँ पर डैश पूछेंगे, अ ग्रुप ऑफ डैश। तो आपको आइलैंड लिखना है। ये आपको नाउन भी पूछा जा सकता है, कलेक्टिव नाउन भी पूछा जा सकता है। ठीक है? यस। तो हम आंसर टिक करें। अभी नंबर 5 खोलने वाले हैं हम। अभी इसका आंसर बताइए, नंबर 5 करके आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? तो आपको ध्यान देना है कि हर एक कलेक्टिव नाउन यहाँ पर अ से ही शुरू होगा क्योंकि एक ही है वहां पर। और यहाँ पर आपको एस जरूर लिखना है क्योंकि अनेक डांसर्स हैं वहां पर। मगर एक ही समूह है करके बताने के लिए यहाँ पर एक लिखोगे और यहाँ पर अनेक लिखोगे। और यहाँ पर आप लिखोगे उनका जो कलेक्टिव नाउन है। तो डांसर्स के लिए हम ए ऑप्शन ट्रूप ही सही है। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, आंसर ए है बेटा। ओके, हो गया बेटा। चलिए जाए, अभी आंसर क्लिक करें हम। इसको मैं मिटा देती हूँ और आंसर को क्लिक कर रही हूँ, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। अगला देखें हम। 16 नंबर, इधर 16 नंबर है ही नहीं, 6 होगा शायद आपने बोला है। चंदापुर, मैं 6 को क्लिक कर देती हूँ। ठीक है मैम, प्लीज स्लो करके बताया है, मैं मुझे बताया और किसी को बताया है मुझे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर ये लिखिएगा। ठीक है, आपको बाकी ऑप्शंस जो गलत है मत लिखिएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइए। आपको जो मैं आंसर टिक करके बता रही हूँ वो सिर्फ लिखिएगा, मैं वेट करती हूँ। ठीक है खात बांग्ला। तो इसको जो सेलर्स को है हम क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रू। तो अभी आप इसको लिखिए, क्रू करके लिख के सेलर्स लिखिए। अ क्रू ऑफ सेलर्स।
लिख लिया तो यस मैम बता दीजिए बेटा। ओके, हो गया है, राइट। अभी मैं अगला जा रही हूँ, तो ए ऑप्शन सही कहा आपने खात बंगला, यस। चलिए, तो मैं इसको डिलीट करती हूँ और हम क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, क्रू ऑफ सोल्जर्स। तो मैं ऑप्शंस भी आपको ये कौन सा नंबर अगला चाहिए बोला था आपने, 5 नंबर पूछा है, 5 नंबर ऑलरेडी हो गया है। तो हम क्या करेंगे आपसे, 9 नंबर दिखाएंगे। आप नंबर्स भी बोलते जाइए बेटा। जीपीएस चंदा चुलगात, आपने भी चुला गबनी करके स्कूल है, थैंक यू फॉर द आंसर्स। तो ये बताइए, एंड्स जब आप ग्रुप में देखो तो उसको क्या कहोगे, एन आर्मी ऑफ एंड्स, अ लिटर ऑफ एंड्स, अ टीम ऑफ एंड्स, अ गैलेक्सी ऑफ एंड। यहाँ पे एंड क्यों लिखा है बेटा, यहाँ पे एंड इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगला जो है ये वावल का साउंड दे रहा है, आमी, आ का साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर एंड लिखे हैं। ओके, सो ये ही सही है, आर्मी ऑफ एंड्स, एंड्स को हम आर्मी ऑफ एंड्स बोलते हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए एन आर्मी ऑफ एंड्स, ए सही कहा खात बंगला, दीपा भंडारी, एवरीवन गिवन द आंसर्स, ए इज द राइट आंसर्स। चलिए अगला जाएंगे हम, एन आर्मी ऑफ एंड्स। तो अगला नंबर 4, ये इसको हम बुके ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। हमने एग्जाम्पल में भी इसको देख लिया है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स हमने एग्जाम्पल में भी इसको देख लिया था। ऑल राइट, तो आपने उस टाइम में लिखा होगा, राइट। यस, नंबर 9, 9 ए करके बताया है, नंबर 1 खोलते हैं अभी। आप लोग नंबर्स भी बताते जाइए, बहुत सारे मधुमक्खियों को आप साथ में पाते हो, तो उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है पता है, ये वाला, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। क्या कहोगे आप, अ स्वॉर्म ऑफ बीज कहोगे, इसको अ स्वॉर्म ऑफ बीज कहोगे, क्योंकि हमको पता है क्रू जो है सेलर्स के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत होगा। बुके जो है फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत होगा। तो ये ब्रूड किसके लिए यूज करते हैं वो अगली कक्षा में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। वेरी गुड। अभी नंबर बताइए आप, नंबर 10 पे जाएं। नंबर 10, तो ये बहुत सारे स्टार्स को साथ में देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं पता है आपको, हम कहते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्या कहते हैं, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ओके, राइट बच्चों, वेरी गुड बच्चों, तो लिख लीजिए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ए ऑप्शन सही कहा आपने। अगला नंबर 8, इसको क्या कहेंगे बेटा, ड्रॉयर्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, अ होस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, अ क्रू ऑफ ड्रॉयर्स, अ ट्रीम ऑफ ड्रॉयर्स, हम इसे क्या कहते हैं बताइए। नंबर 10 का आंसर बताइए। गलत है बेटा, ए नहीं है, ये नहीं है, हम इसे क्या कहते हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स कहते हैं, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स इसी को कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स कहते हैं। तो 2 बचे हैं, हम उसको जाएंगे अभी। क्या है, गीस को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, स्वाम यानी कि हमने अभी पढ़ा बीस के लिए कहते हैं, पैक जो है हम कार्ड्स के लिए कहते हैं, डॉग्स के लिए कहते हैं, वो सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ा है अभी। प्राइड जो है लायन के लिए कहते हैं, तो इसीलिए डी ऑप्शन ही सही है, गैगल ऑफ गीस कहते हैं बेटा,
बी नहीं बेटा, गैगल ऑफ गीस कहते हैं। क्या कहते हो? गैगल ऑफ गीस। कोई बात नहीं है, आप लोग को अगर नहीं पता है, क्योंकि आज ही हम आपको बता रहे हैं, मगर हम क्विज के हिसाब से बता रहे हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह याद हो जाए। तो यहाँ पर इन्हें प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ए ऑप्शन ही सही है, प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं। ओके, यस। तो ये जो पैक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ वुल्व्स, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ब्रूड बी ब्रूड ऑफ चिकन्स करके अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये आज पढ़ लिया हमने बुके ऑफ फ्लावर्स, और ये जो आज पढ़ लिया प्राइड ऑफ लायंस, तो ये ही सही है, राइट। तो अभी हम जाएंगे हमारा आंसर टिक करने के लिए। ये तो अभी आंसर सब हो गए हमारे। तो अगला हम जाएंगे, क्लास कैसा लगा आपको, ये भी मुझे बताइए। तो आज हम आपसे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स जो प्लूरल है, हमने अभी तक का सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स हमने किया था, तो प्लूरल है तो हम कैसे कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पर टेबल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स है। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपको निकट जो है तो आप दिस इज अ चेयर कहोगे, ओके, और दूर है तो आप कहोगे दैट इज अ चेयर, ऐसे कहोगे, राइट। मगर आपके दूर है, आई मीन निकट है, और बहुवचन है, यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, तो इसको क्या कहोगे? आपके निकट है तो आप कहोगे दीज आर चेयर्स। तो आज जो हमने पढ़ा था आर करके, अगर प्लूरल है तो आप लिखोगे दीज आर चेयर, दिस आर चेयर ऐसे नहीं कहोगे। और अगर ये चेयर दूर है तो आप इसे कैसे कहोगे? दोस आर चेयर्स। क्या कहोगे? अगर दूर है तो आप दोस आर चेयर्स कहोगे, अगर निकट है तो दीज आर चेयर्स कहोगे। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बच्चों। यस। तो अगली कक्षा, पिछली कक्षा में हमने देखा था जब एक चेयर हो और निकट हो, हम दिस इज अ चेयर कहते हैं और दैट इज अ चेयर कहते हैं। तो हम यहाँ पर भी मैं लिख के बताती हूँ, दिस इज अ चेयर। तो दोनों में फर्क पता चल रहा है बेटा। यहाँ पर दिस क्यों कहा? क्योंकि एक वचन है चेयर। यहाँ पर दैट क्यों कहा? क्योंकि एक वचन है और वो जो चेयर है दूर है। यहाँ पर दीज क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर अनेक चेयर्स हैं और निकट है, तो दीज आर चेयर्स। यहाँ पर दोस्त क्यों कहा? क्योंकि दूर है और बहुवचन है, बहुवचन है, चेयर्स बहुत सारे चेयर्स हैं। क्लियर है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग ऐसे जो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं उससे बैठ के आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस मुझे बताइए। यहाँ पर दरवाजा है तो आप इसको डोर लिखोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डोर, इसको, ये डोर है। ये क्या है? ये जो है टेबल्स है। ये क्या है? डस्टबिन्स है। ये क्या है? वेरी गुड, मेरे बच्चे बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड है। और ये जो है विंडोज है। तो जहां भी आपको प्लूरल दिख रहा है और आपको बताना है कि वह एक खिड़की है, यह एक खिड़की है, ऐसे जब आपको बात करना हो तो उस टाइम में आप दैट दिस का उपयोग नहीं करोगे। जब आपका जो भी चीज बहुवचन हो, आप दीस दोस ही उपयोग करोगे बेटा। ओके बेटा। ये देखिए फैंस, अनेक फैंस हैं, तो फैंस, दोस आर फैंस। आप क्या बोलोगे? दोस आर फैंस। ये देखिए ग्लोब हमारे पास रहेगा तो मैं बोलूंगी दीज आर ग्लोब्स। यहाँ पर देखिए बेटा डेस्क, तो ये देखिए चेयर्स। तो अभी आपको एक एक करके मैं पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। आपको ये ग्लोब जो है दूर है, ग्लोब्स कैसे बात करोगे बेटा? दूर है, बताइए मुझे। फार अवे है, फार दूर है, तो आप क्या कैसे बात करोगे बेटा? फार है तो आप कैसे बात करोगे? क्या बोलोगे? दोस या दीस? वेरी गुड, दोस कहोगे। दोस आर
फैंस, वेरी गुड, और फुल स्टॉप रखोगे। अभी अगला मैं पूछ रही हूँ, ये डस्टबिन आपके निकट है, डस्टबिन्स प्लूरल है, निकट है, नियर है, आप कैसे वो बात करोगे बेटा? बताइए मुझे, कैसे बात करोगे? डस्टबिन निकट है तो वेरी गुड, आप बोलोगे दीज आर डस्टबिन्स। तो समझ में आया, जब भी आपका जो जिसके बारे में भी बात कर रहे हो वो बहुवचन है, तो आप हाथ दिखा के जब बात कर रहे हो, निकट बात करोगे तो आप धीस का उपयोग करोगे, दूर बात करोगे तो आप दोस का उपयोग करोगे। तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, इसका एक एक्सरसाइज बनाएंगे, दिस दैट दोस दी सब चारों मिला के हम बताएंगे। तो आपको पहचानना है कि वो एक वचन है जो चीज बात कर रहे हैं या बहुवचन है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अगली कक्षा में हम इसका भी टेस्ट रखेंगे आप। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्लास कैसा लगा? हाउ वाज द कलेक्टिव नाउन? वाज इट इंफॉर्मेटिव? डिड यू गेट टू लर्न? हाउ वाज इट? यू प्लीज लेट मी नो दैट आल्सो। सो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।